डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में, जो ये क्लास 11th है। और ये अगर हम बात करेंगे तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है, जो हमारी लास्ट यूनिट पढ़ती है 11th क्लास की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिजियोलॉजी होती क्या है, तो हम इस फिजियोलॉजी के अंदर ये एक्चुअली जो हमारी यूनिट है बेटा क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फंक्शंस। जब हम किसी के फंक्शंस की स्टडी करते हैं वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, फिजियोलॉजी कहलाई जाती है। और यहाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम किसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के फंक्शन ऐसे नहीं कि ह्यूमन बींग ये करता है वो करता है, कि इंटरनल जो फंक्शंस होते हैं कि हमने खाना खाया उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, फिर हमारे अंदर क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, उस अब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्या लिया, मतलब हमारा फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद उसने हमें एनर्जी दिया। जो हम फंक्शनल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के, और हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या कहेंगे उसे, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी तो ये आता है विलियम हार्वे के नाम जाता है बेटा, विलियम हार्वे। ठीक है, जिन्होंने सर्कुलेशन के बारे में बात की है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड सर्कुलेट करता है, तो फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी किन्हें कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, एक है जॉनिस मूलर, उन्होंने और ज्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स दिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए और ज्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया, मतलब उसके बाद, हालांकि नहीं हम मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं फादर ऑफ, ठीक है, जिन्होंने उससे पहले काफी ने स्टडी की। इससे मैं अगर हम बात करेंगे एरिस्टोटल वगैरह ने इनके बारे में काफी बात की हुई है उन्होंने, बट जो सबसे ज्यादा जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर दिया था, तो ये फादर ऑफ जो विलियम हार्वे ने एक्चुअल में फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। और बाद में स्टडी होती रहती है। तो ये जॉनिस मूलर, ठीक है बेटा, इन्होंने इस मॉडर्न और ज्यादा कॉन्सेप्ट दिया। जब से जॉनिस मूलर का कॉन्सेप्ट आया था, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को दो एस्पेक्ट्स में पढ़ने लग गए। कितने एस्पेक्ट्स में पढ़ने लग गए, हम दो एस्पेक्ट्स में पढ़ने लग गए। एक हम फिजिकल वे में पढ़ने लग गए और एक हम किसके अंदर पढ़ने लग गए, केमिकल वे के अंदर पढ़ने लग गए। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, जहाँ मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, नर्व इंपल्स को हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है उसे फिजिकल एस्पेक्ट कह देते हैं। और केमिकल का मतलब क्या होगा, केमिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, जो हमारे अंदर केमिकल चेंज हो रहे हैं, फिर हमने खाना खाया उसके अंदर क्या था, किसमें क्या कन्वर्ट हुआ, फिर हमने ऑक्सीडेशन किया उस फूड का, तो सब जो केमिकल एस्पेक्ट होंगे वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, केमिकल वे में कहलाई जाएगी। तो इस तरह से हम पढ़ते हुए, आपने भी देखा है, अभी हमने डाइजेशन में हम पहले उसका खाली पढ़ रहे हैं भी क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या नहीं करनी है, उसके बाद हमने उसका फिजियोलॉजी मेन फंक्शनल एस्पेक्ट भी पढ़े। ठीक है, तो ये हम क्या बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि जनरल है। अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारे यहाँ इस यूनिट के अंदर दिया हुआ है, वहाँ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन दिया है, देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लड एंड देयर सर्कुलेशन दिया हुआ है। फिर अगर हम बात करेंगे तो एक्सक्रीशन देयर रिमूवल दिया हुआ है। फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है बेटा, न्यूरल कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी दिया है, न्यूरल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल दिया है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिया है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये छह चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में आता है। किसके बारे में आता है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। जो सबसे पहला टॉपिक पड़ता है कि हमारे अंदर डाइजेस्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है, उसके बाद हम उस फूड को अब्जॉर्ब करेंगे। ये सब चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर हम बात करेंगे बेटा डाइजेशन, हम भाई किसका डाइजेशन कर रहे हैं, भाई हमारे अंदर किसका डाइजेशन होगा, जो हम बाहर से हमारी बॉडी में अंदर हम कोई चीज़ को खा रहे हैं, जिसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, मेनली न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू टेक फूड
which give us energy to perform different body activities. जो हमें एनर्जी देता है अलग अलग काम करने के लिए। कौन कौन से एक्टिविटीज होंगे मैं आपको अलग से टॉपिक में बताऊंगी। व्हाई वी नीड फूड, कि हमें फूड की जरूरत क्यों है, कि एनर्जी के लिए तो जरूरत है, बाकी और भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमें काम करने के लिए जिसमें हमें फूड की रिक्वायरमेंट है बेटा। तो अगर हम बात करें भाई पूरी प्रोसेस तो क्या कहलाई जाएगी, न्यूट्रिशन कहलाई जाएगी। फिर तुमसे किसी ने पूछ लिया भाई फूड क्या होता है, तो फूड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। भाई आपने रोटी खाई, आपने फ्रूट्स खाया, तो उसके अंदर होता क्या है, आपने रोटी भी खा रहे हो, चपाती भी खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट से घी लगा के खाए, उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। हमने राइस खाया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। हम फ्रूट्स खा रहे हैं, प्रोटीन वाइटामिन प्रेजेंट है। हम दालें खा रहे हैं तो क्या है, प्रोटीन। तो किसका सोर्स हो जाता है फूड, एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स का सोर्स हो जाता है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी, जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी to perform different body activities. वो सारी चीज क्या कहलाई जाएगी, फूड कहलाई जाएगी। अब हमसे पूछ लिया भाई ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स विच गिव अस एनर्जी, जो हमें क्या देंगे, एनर्जी देंगे। विच गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज, टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो देखो सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है, हमारी एक लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। हालांकि हमने यहाँ पे जो पढ़ते हो डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक्चुअल में जो हमें पढ़ रहे हो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं बेटा। हम क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर। तो देखो हमने ये बेसिक्स चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। न्यूट्रिशन हमने क्या कही, लाइफ प्रोसेस होती है, इसमें हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, हमने फूड को कंज्यूम किया, खाया है, और उसके बाद वो हमें एनर्जी देता है। फूड क्या हो गया, सोर्स हो गया न्यूट्रिएंट्स का जो हमें एनर्जी देगा। और न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गए। देखो अगर मैं बात करूं इन बायोलॉजी, आप केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अलग तरह से वे का मतलब निकालते हो। अगर हम बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं आपका इनऑर्गेनिक और फिर बताती हूँ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं which are obtained from environment, जो कहां से ऑब्टेन किए जाएंगे, एनवायरमेंट। उसके बाद उसे क्या बनाएगा, वो फूड, और फिर एनर्जी लेगा। जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया है, ये भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। और आपको पता है भाई मेनली जो प्लांट होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो प्लांट्स मेनली कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स पे मेनली डिपेंड रहते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। लेकिन हम जो डिपेंड रहते हैं ऑर्गेनिक, भाई प्लांट ने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, प्रोटीन्स बनाए, ये यार, और हम क्या खा रहे हैं, ऑर्गेनिक ही खा रहे हैं। हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो ऑर्गेनिक किससे मिलेगा, प्लांट से, दूसरे किसी भी एनिमल से जिससे भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक क्या हो गए, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक क्या हो जाते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम, ध्यान देना बेटा, ये ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, ऑर्गेनिक। तो हम मेनली अपने न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। हालांकि हम भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं लेकिन वो हमें एनर्जी नहीं देता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें भाई हम प्रोटीन है खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। प्रोटीन आपको किससे मिलेगा, बताओ मुझे भाई, कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलेगा,
ठीक है। फैट आपको किससे मिलता है? क्या नेचर में है, क्या किसी एनवायरनमेंट से आपने लिया? नहीं, हमें मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। हम मेनली नहीं, क्योंकि हमें एनर्जी, मेन हमें एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। बट हम मिनरल्स भी तो खा रहे हैं, हमें मिनरल्स भी तो चाहिए, हम पानी भी तो पीते हैं, वाटर भी तो चाहिए। एनर्जी बेसिक ना दे लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। विटामिन्स भी तो खाते हैं, ये इनऑर्गेनिक, हालांकि विटामिन्स हम तो मोस्टली जो चीजें लेते हैं, मिनरल्स ले ली, विटामिन्स ले ली, हम तो ये हमेशा ऑर्गेनिक से ही ऑब्टेंड कर रहे हैं, जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से लेते हैं बेटा। ठीक है, तो कुछ तो एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, कुछ एज अ ग्रोथ सप्लीमेंट में हम यूज करते हैं। लेकिन वाटर हम कहाँ से लेते हैं बेटा? वाटर तो हमारे पास इनऑर्गेनिक हो गया, जो हमारी बॉडी को, आपको भी पता है हमारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है विदाउट वाटर नहीं हो सकती है। तो हम जो होते हैं, हम का मतलब क्या है, जो मेनली हेट्रोट्रॉप्स जो होंगे, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, वो हमेशा किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करे, बदले में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं। CO2 वाटर लेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा और क्या बनाएंगे? अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, मिनरल्स भी अपना वो वहीं से सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं, हम थोड़ी ना सॉइल खा रहे हैं सॉइल से, हम तो इन ऑर्गेनिक जो भी फ्रूट्स है उन्हीं से तो मिनरल्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं। या अगर वाटर भी बात करेंगे तो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो हमने क्या कहा भाई, नॉर्मल बताया इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन में यही बताया, द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच गिव अस एनर्जी। तो ये देते हैं भाई, क्योंकि इसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, चाहे प्लांट है या फिर एनिमल है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बात की है, न्यूट्रिएंट्स की, कि भी जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कौन कौन से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और यहाँ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ओके, लेकिन हमारा जो मेन फोकस हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं भाई? ह्यूमन बींग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपको तीन चीजें समझ में आई, न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या और न्यूट्रिएंट्स क्या है। भाई तभी तो जो हम न्यूट्रिशन खाएंगे, प्रोसेस फूड लिया, तभी तो हम डाइजेस्ट करेंगे। खाली कुछ नहीं खा रहे तो क्या कोई डाइजेशन होता है? नहीं होता है। अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी नीड फूड, कि हमें इस फूड की जरूरत क्यों है? देखो भाई, आपको सीधा से एग्जांपल बताओ, आपको सब पता है फूड हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है। पहले मैं आपको, देखो आप कभी भी किसी भी घर, कोई भी आपके घर पे गेस्ट आ जाता है, जो अपने घर से कुछ भी खा के पी के आया, लेकिन आपका एक बार फर्ज बनता है, हम फूड को पता है मेन हमारी बॉडी का सोर्स है, जो एनर्जी के लिए हमारी बॉडी की डिफरेंट जो रिपेयरिंग होती रहती है, उसकी चीज़ के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। बट हमें फूड, देखो ये नहीं कहेंगे, देखो हमें पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझना है भाई। देखो हमने जो फूड खा रहे हैं, लेकिन फूड का और भी मतलब होता है कि हमें नीड जरूरत है फूड की। देखो आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, आप उसे चाय देते हो, आप उसके लिए कुछ भी स्नैक्स कर लेके आते हो, स्नैक्स देते हो, तो आपका मतलब एक प्लेजर भी होता है किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आपने क्या दिया बेटा, वो आपको पता है वो फूड से आपको कुछ भी हो एनर्जी मिलनी है, वो तो बात का एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, तो फूड एक ऐसी चीज़ है, फूड का मतलब ये नहीं कि खाली खाना ही है, कि हम कोई भी आ रहे मिठाई का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर आते हैं, हमारे कोई ओकेशंस आते हैं, तो ये फूड सप्लीमेंट ही हो गया, जो हम एक दूसरे लोगों को पास में भी रखता है, जो एक नेचुरल वे होता है। बाकी अगर हम बात करें कि हमें फूड की जो मेन ज़रूरत होती है, वो हमें फूड को सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमें फूड की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी के लिए होती है। आप एक दिन खाना मत खाओ और दूसरे दिन देखना आप कैसा फील करोगे, आप मतलब थोड़ा सा समझ लो ना, थके थके होगा ना, आपका कुछ काम करने को मन करेगा, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है। हमारा जो मेन फ्यूल के लिए काम करता है वो होता ही क्या है, फूड होता है। क्या होता है, फूड। देखो अगर हम बात करेंगे बेटा फूड, तो ये लॉ ऑफ एंट्रोपी से रिलेट किया गया है। एंट्रोपी का मतलब सबको पता है, डिसऑर्डरनेस जो हो जाती है। आपका एक घर है, एक रूम है, घर आपका बिखरा हुआ होता है, तो आपको रात को रोज को उसको समेटना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारा घर अच्छा लगे। ऐसे अगर हम बात करेंगे, हम अगर बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर भी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है
वो सेल्स डिवाइड करती है, नई सेल्स बनाती है। उन सब के लिए, उनके मैकेनिज्म के लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सेल किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटोप्लाज्म किसका बना होता है, वाटर का, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का ही तो बना हुआ होता है। जब एक सेल बन रही है तो उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक सेल हमारी काम करते करते डैमेज हो जाती है, अपने घर को तो बाहर से ठीक कर लिया लेकिन अंदर भी हमारी डिसऑर्डरनेस चलता रहता है, एंट्रोपी चलती रहती है। अगर उसे, इसीलिए तो हम एक रेगुलर टाइम के बाद खाना खा रहे हैं, क्योंकि भाई हमें पता है हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारे अंदर डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो चुकी है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई की एनर्जी जरूरत पड़ेगी। तो उसे हम किसकी फॉर्म में ले लेते हैं, फूड की फॉर्म में ले लेते हैं। तो फूड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे हमें एनर्जी देता है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो हमारा रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म चलता रहता है बॉडी के अंदर, और रिपेयरिंग मैकेनिज्म, हमारी सेल डिस्ट्रॉय होती रहती है, एक सेल से नई सेल बनती रहती है। उन सेल्स के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो किससे पूर्ति होती है, हमें फूड से। और हमें जो न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, जितना अच्छा हम खाना खाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर रहती है। क्योंकि आपको भी सबको पता है जो हमारे अंदर एंटीबॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और प्रोटीन्स किससे मिलता है, फूड से बनता है। तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये नहीं खाली हम एनर्जी के लिए ही लेते हैं, नहीं, मैंने कहा हमारी बॉडी के अंदर जो एंट्रोपी चल रही होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। देखो जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर, हमारा खाने का मन नहीं करता, उसके बावजूद डॉक्टर कहता है कि न्यूट्रिशियस फूड खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, और क्या खाना है आपको, अच्छी सी खिचड़ी वगैरह। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाईली अगर हम डालते हैं, उसके अंदर पल्स डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन वो हमारी एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्प करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड अगर हम बात करेंगे एनर्जी के लिए, फूड अगर हम बात करेंगे हमारे रिपेयरिंग मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए, फूड अगर हम बात करेंगे तो हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है बेटा। अब जैसे कि अगर हम बात करेंगे, भाई हमने क्या कहा, जो प्लांट्स में फूड बनाते हैं, प्लांट्स कौन सी प्रोसेस से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाएगा। और क्या बनाता है, हमेशा ग्लूकोज बनाता है। जितना ग्लूकोज उसे यूज करना होता है कर लेता है, बाकी को कौन से फॉर्म में स्टोर कर देता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड बन गया। तो जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो हमेशा कौन सा फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड खाते हैं। कौन सा फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड खाते हैं, जो उसकी बॉडी उसे डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट पैराग्राफ उसी के अंदर लिख रखा है, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स लिख रखे हैं। हालांकि वहां पे क्या लिख रखे हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। देखो अगर मैं बात करूं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, 2 टाइप्स के बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 2 टाइप के बताए गए हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, और जो लार्ज होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है, बट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। जो हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट का मतलब जो हम क्या खाते हैं, मिनरल्स हो गए हमारे अंदर, ठीक है, विटामिन्स हो गए हैं बेटा, वाटर हो गए, सारे क्या कहलाया जाएगा,
हालांकि वाटर हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में हम नहीं काउंट कर रही, खाली हमें लेना पड़ता है पानी। तो अगर हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाए जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में होते हैं बेटा। और ये अगर हम बात करें मिनरल एंड विटामिन जिस फॉर्म में है उसका कोई डाइजेशन नहीं, वो सीधा अब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म के अंदर ही होते हैं। बट हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बाकी ये हमारी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन कोई एनर्जी नहीं देते, नो प्रोवाइड एनर्जी, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे हमारी बॉडी में, बट हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएंगे तो हमें डिसऑर्डर, बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी। आयरन हम लेंगे तो एनीमिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हमें रिकेट्स, अलग अलग तरह की हमें बीमारियां हो जाती है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और काफ़ी हमारे बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए, उनके इनिशिएशन में, उनके काम करने में ही जरूरी होते हैं, चाहे हमें बेसिक से एनर्जी ना दे रहे हो ये, ठीक है। काफ़ी एंजाइम्स की फॉर्मेशन में मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि एंजाइम को बनाने में प्रोटीन बनते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम मिनरल्स, तो ये मिनरल्स उतने ही जरूरी है। नहीं कि भाई माइक्रो मैक्रो का मतलब कम या ज़्यादा से नहीं है। मैक्रो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाए जाते हैं, माइक्रो मतलब जो सिंपल फॉर्म के अंदर है, इन्हें हमें डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अगर इसे हम बात करेंगे तो इनको हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है। क्यों डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमें डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जो हेटेरोट्रॉप्स रिक्वायर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिक्वायर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वी डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड। हम कौन से फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड विच इज नॉट डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। हमारी बॉडी उन्हें डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, सो दे कन्वर्ट इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। इसीलिए वो सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी उसे क्या करेगी, अब्सॉर्ब। सो वी नीड द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई ह्यूमन बीइंग रिक्वायर द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्यों रिक्वायरमेंट है, या किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के हेटेरोट्रॉप्स को क्यों रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी अभी चलो हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, जो भी फंगस है उनके अंदर, सैप्रोट्रॉप है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डाइजेस्ट जरूर करना पड़ता है। डाइजेशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि हर एक जो हेटेरोट्रॉप्स होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज नॉट डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी, बॉडी से अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। सो इट कन्वर्ट इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म के अंदर। और किससे होगा, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। किससे होगा बेटा, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स के एक्शन से होता है। हर हेटेरोट्रॉप्स के अंदर एंजाइम्स होंगे, इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, बायोकैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट। डाइजेशन में कहते हैं ना, बीच में हमें पानी पीना चाहिए, जरूरी है, बिकॉज ये जो एंजाइम्स होते हैं हमारे अंदर, जो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलेज टाइप के होते हैं, विच डाइजेस्ट इन द, या विच कोई चीज को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है बेटा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट वाटर, अगर पानी की हमारे अंदर डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। इतनी मेरी बात समझ में आई, ये बेसिक्स है। हम अगर बात करेंगे अब थोड़ा सा और, तो हम जो भी खाते हैं ध्यान देंगे बेटा, हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब हम ये पॉलीमर्स की फॉर्म में खा रहे हैं, तो डाइजेशन से किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट होता है बेटा। हमने कार्बोहाइड्रेट खा रहे, जो पॉलीमर की फॉर्म में खा रहे, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज या अदर मोनोसेकेराइड्स होंगे, फ्रक्टोज भी हो सकती है, हम सब बताएंगे, डाइजेस्ट जैसे बताते जाएंगे उस तरह से।
फ्रक्टोज भी होता है, मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज, तो उन सबके अंदर कन्वर्ट, अब्जॉर्बेबल फॉर्म यही होगी। ठीक है, अगर प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर अगर हम बात करेंगे जब हम फैट खाते हैं वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, ये सिंपल फॉर्म होती है, अब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, उसके अंदर खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें स्टार्ट, देखो कभी भी आपने चावल खाया, चावल के बाद आपको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है क्योंकि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी देने की पावर इन्हीं के अंदर है। आपको थोड़ा सा फीलनेस होता है कि एनर्जी कम लग रही है, थके थके हो, तो आप ग्लूकोज लेते हो। आपकी बॉडी को ग्लूकोज डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज आप जो ग्लूकोज खा रहे हो वो सिंपल फॉर्म के अंदर ही खा रहे हो नहीं खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जो क्विक एनर्जी देगी आपकी बॉडी को। तो ये मेन मतलब एनर्जी के लिए प्रोटीन अगर हम बात करेंगे बेटा, तो प्रोटीन मोस्टली हमारी बॉडी में एज अ ग्रोथ कंपोनेंट के लिए यूज की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट हो, हमारी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो, उन सब के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। और जो फैट होता है वो भी हमारी बॉडी में क्या देता है, एनर्जी देगा, और ये एनर्जी मोस्टली स्टोर्ड फॉर्म में यूज होती है। कौन सी, स्टोर्ड कर लेंगे हम इसे, क्या कर लेंगे, स्टोर्ड एनर्जी, ये और ये मेन इसके लिए एनर्जी के लिए है। तो कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट एनर्जी के लिए, और फैट जो हमें देता है वो किसके लिए, स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी के लिए देगा बेटा। और जो फैट है भाई, जो हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, उनके फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड्स की बनी हुई होती है, तो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है। हर चीज हमारी बॉडी के लिए क्या होती है बेटा, जरूरी होती है। तो ये हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज और अदर मोनोसेकेराइड्स हो जाएगा, प्रोटीन का क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड, और फैट का क्या हो जाएगा, फैटी एसिड्स हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम डाइजेशन को देखो अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हम भाई बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है बाहर, तो एक हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन, और एक हम क्या कह देते हैं, इंटरनल डाइजेशन कह देते हैं। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर, डाइजेशन कहाँ पे होता है, आउटसाइड द बॉडी। और ये मेनली किसके अंदर होता है, सेप्रोट्रॉप्स के अंदर होता है बेटा, किसके अंदर होता है, सेप्रोट्रॉप्स के अंदर होता है। उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, एक्सटर्नल डाइजेशन कहेंगे। और मतलब बाहर अपना एंजाइम को रिलीज कर देंगे, वही उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बॉडी सरफेस उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। और इंटरनल मतलब जो कहाँ पे होगा, इनसाइड द बॉडी होता है। इनसाइड अगर हम बात करेंगे तो मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें होलोजोइक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। होलोजोइक मतलब क्या होते हैं, जो अपना फूड किससे खाते हैं बेटा, ओपनिंग से फूड खाएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो सेप्रोट्रॉप्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, ये मोस्टली किस तरह का करते हैं बेटा, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर होता है। डाइजेशन के इनके अंदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सिस्टम तो होता नहीं इनके अंदर, एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। और इंटरनल जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो किसी ओपनिंग से फूड खाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, होलोजोइक। तो होलोजोइक में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्क्वेंजर्स वगैरह होलोजोइक के अंदर ही आएंगे। ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे भाई होलोजोइक के अंदर सिस्टम बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और एक हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हम क्या पढ़ते हैं बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक हम क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, ये स्पेशल इन होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है बेटा, इन विच द सिंगल ओपनिंग मीन्स हैव सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन। इंजेशन और इजेशन के लिए, फूड को अंदर ले जाने के लिए भी, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर ले जाने के लिए भी एक सिंगल ओपनिंग होती है,
उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। सीलम ट्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थस में इनकम्प्लीट मिलता है बेटा। बाकी जो भी सारी चीजें उनके अंदर क्या मिलेगा, कंप्लीट मीन्स विच हैव सेपरेट ओपनिंग्स, मतलब दो अलग अलग ओपनिंग होगी, सेपरेट ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन। भाई माउथ से तो हम खाना खाते हैं और एनएस से क्या निकालते हैं, डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेंगे, बट यहाँ पर एक सिंगल ही ओपनिंग होती है। इस अब ये चीज आपने शायद पढ़ भी रखी होगी, तो इस तरह के डाइजेशन को हम टू वे डाइजेशन बोलते हैं। कैसे टू वे डाइजेशन होगा भी बताती हूँ। इस तरह के डाइजेशन को हम टू वे डाइजेशन बोलते हैं और इस तरह के डाइजेशन को हम वन वे डाइजेशन बोलते हैं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये आया होगा भाई सेपरेट दो हो गए तो ये तो टू वे होना चाहिए और यहाँ एक ही सेपरेट है तो एक ही ओपनिंग है, यहाँ तो वन वे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टू वे का मतलब क्या होता है, जो सीलम ट्रेटा वगैरह है इसके अंदर जो उन्होंने एक बार खाया, एक बार का मतलब जो उन्होंने एक पहली ही चीज उसके अंदर एक बॉडी के अंदर जो अपने लेके गए हैं तो पहले वो डाइजेस्ट होगी, ठीक है, वो डाइजेस्ट होगी, अनडाइजेस्टेड को वहीं से बाहर निकालेंगे। तो मतलब एक नहीं, पहले वहीं से उसने क्या लिया, फूड को अंदर लिया एक ही बार में, जितना भी ले सकता था, ओनली वन। मतलब ये नहीं कि हम तो क्या करते हैं, रोटी जब तक हमारी एक रोटी खाती नहीं उसको एक या 10 बाइट में खत्म किए तो हम तो कंटिन्यू लेके जा रहे हैं, एक बार में थोड़ी ना। तो अगर यहाँ पे बात में एक ऑर्गेनिज्म में जनरली क्या होता है बेटा, मोस्टली अगर हम बात करेंगे भाई कार्निवोरस टाइप के हैं, जो भी उन्होंने एक बार में ये हर्बीवोरस टाइप के, हालांकि कार्निवोरस ही होते, तो एक बार से जो भी उन्होंने अंदर लिया, ठीक है, बार बार नहीं लेंगे, एक बार जैसे अंदर ले तो उसको सीधा डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में वो वहां से उसे निकाल देंगे, तो उसे टू वे डाइजेशन कहा गया। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है भाई, हमने एक बार में जितना खाना होता हमने खाया, आराम से रेस्ट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती रहती है। बट इनके अंदर इंस्टेंट डाइजेशन होता है, तभी वो दोबारा से कोई चीज़ को अंदर लेके जा सकते हैं, बट हमारा ऐसा है नहीं भाई, हमने एक बार खाना खाया अच्छे से, फिर हम दोबारा थोड़ा देर बाद खाना खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वो चलता रहता है, पहले की चीज़ अपने आप डाइजेस्ट होती रहेगी, तो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, तो इसे टू वे डाइजेशन कहा गया है और उसे क्या कहा गया, वन वे डाइजेशन। हम खाते रहेंगे और हमारी बॉडी उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करती रहती है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या करवाया, बेसिक्स करवाया, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए हमने ये क्या करवाया बेटा, आज बेसिक्स करवाया। तो जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो हमारे पास में क्या आता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन आता है, जो कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटरनल डाइजेशन होता है और हमारे पास में क्या होगा, वन वे डाइजेशन है। आई मेरी बात समझ में बेटा। हम ऑमनिवोरस होते हैं, हम मतलब फ्लैश भी खाते हैं और क्या होते हैं बेटा, प्लांट ईटर भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते जो हमने पढ़ा। देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम बताए, विलियम हार्वे का नाम। तो जब तक आप एक चीज को रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगी। अगर मैं यहीं पे छोड़ देती तो मुझे अधूरा सा खुद से लगता है कि क्योंकि एक बार में तो हम पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है, तो जो रिकॉल करना होता है ना वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया वो सारे बच्चे ध्यान देंगे, मेरे साथ रिवाइज करते रहेंगे। तो याद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि एक बार आप जब भी पढ़ लेते हो तो उसे करने की कोशिश करो भाई आपको कितना लर्न हुआ है कितना नहीं हुआ। तो हमने विलियम हार्वे का, जिन्हें हमने क्या कहा भाई, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी का बेटा, यही कहा जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दिया था मेनली। और फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शनल एस्पेक्ट्स होता है एक ऑर्गेनिज्म, या हम ह्यूमन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन के आ जाएंगे। फिर हमने क्या नाम दिया, जॉयनिस म्यूलर नाम दिया, ठीक है, जिन्होंने और भी इसके बारे में बात की। हालांकि मॉडर्न इन्हें कोई फादर वगैरह की कोई उपाधि नहीं दी गई, बट इनके बाद फिजिकल इसके काफी एस्पेक्ट चेंज हो गए, इसको फिजिकल एंड केमिकल के अंदर लेने लगे। फिजिकल मतलब जब हम नर्व इम्पल्स को मेजर करते हैं, हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ईसीजी वगैरह इस तरह से निकालते हैं,
तो फिजिकल में बाकी जो हमारा केमिकल इन्फ्लुएंस किस तरह से काम करता है उसको हम केमिकल एस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है, और डाइजेशन में हम किसका करते हैं, न्यूट्रिशन का। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन क्या होती है, प्रोसेस होती है टू कंज्यूम द फूड, फूड को कंज्यूम करना, ठीक है, विच जो हमें क्या देता है, एनर्जी फॉर डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्मेशन के लिए देगा। और जो सोर्स होगा न्यूट्रिएंट्स का वो क्या कहलाया जाएगा, फूड कहलाया जाएगा। और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। प्लांट मेनली डिपेंड अपॉन द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, बट हेटेरोट्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके बेटा, क्लियर है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एस्पेक्ट, अगर हम बात करते हैं तो इसको भी दो टाइप में करवा दिया गया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एनर्जी गिविंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम बात करते हैं बेटा तो हमने क्या कहा, जो मिनरल्स लिया जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब क्या कहलाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है बेटा, फिर हमने बताया कि भाई हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की जरूरत किसके लिए पड़ती है, एनर्जी के लिए पड़ती है। जब हमारे अंदर एंट्रोपी चल रही होती है, डिसऑर्डरनेस चल रही होती है, उसके मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए चल, जिसे हम क्या कहेंगे, रिपेयरिंग मैकेनिज्म कहेंगे बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके बेटा, हम बात करेंगे हमें हमारे अंदर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, मेनली हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। कि हम हेटेरोट्रॉप्स कैसा फूड खाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड खाते हैं, विच इज नॉट अब्सॉर्ब बाय बॉडी, जो हमारी बॉडी से अब्सॉर्ब भी नहीं होगा, अब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसे हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दिस फूड इज कन्वर्ट इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, और इसे हम क्या नाम देते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो फिर हमने बात की भाई डाइजेशन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर की तरफ हो जाएगा डाइजेशन, बाहर अपने एंजाइम रिलीज कर देते हैं, सैप्रोट्रॉप्स एंड पैरासाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। और इंटरनल का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, और ये हमें होलोजोइक के अंदर भी फूड को खाया जाता है, अंदर लिया जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे इस इंटरनल जिनके अंदर है होलोजोइक में, जिसमें इंटरनल मिलता है, वहां पे हमने क्या बात कर दी भाई, दो तरह का मिलेगा, एक मिलेगा कंप्लीट और एक क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, ओनली सिंगल ओपनिंग ही होगी इंजेक्शन एंड रिजेक्शन के लिए बेटा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, टू वे डाइजेशन भी कहते हैं। और इसे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, टू ओपनिंग्स होगी, मतलब सेपरेट ओपनिंग्स होंगी बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स में कैसा मिलता है, कंप्लीट, इंटरनल है ये, और सेपरेट ओपनिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, वन वे डाइजेशन। खाते रहिए, कितना भी खा सकते हैं, ठीक है, और डाइजेशन धीरे धीरे अपना होता रहता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। और हम जितना भी फूड खा रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ये पॉलीमर्स की फॉर्म में खाया जाता है। तो मोनोसेकेराइड्स होंगे, मोस्टली होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज भी हो सकता है। जो प्रोटीन खाए उसका एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हम फैट खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये आज हमने बेसिक्स पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे, हम पार्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, देन वन बाय वन चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।